दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आप सभी का होने वाला है ट्रेडर्स, किंग एंड पिलग्रिमेज। तो चलो फटाफट से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे जागने की एक स्टोरी बताना चाहता है, जब वो अपने गाँव के मेले के अंदर देखने के लिए उसको जाती है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार फटाफट से इस पूरी स्टोरी को रीड कर देता हूँ, फिर आपको इकट्ठी में इसको एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। Jagni looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant flora designs, and clockwork toys, all of which came from the city. The men who spread out their where came in buses and trucks and went back at the end of the day. Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders, people who brought things where they were made and sold them elsewhere. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं कि जो वो जागनी होती है ना, वो क्या करती है, अपने गांव के एक मेले के अंदर जाती है। अब ठीक है, वो मेले के अंदर चली गई, तो जैसे ही वो मेले के अंदर जाती है उसको अलग अलग तरीके के खिलौने देखने को मिलती हैं। वहाँ पे बहुत सारे पोट्स हो गए, प्लास्टिक की बकेट्स हो गई, और भी बहुत सारी मतलब की चीज़ें उसको देखने को मिलती है, जिनको उसको टच करने में, यानी कि उसको टच करके चला के देखने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी ये बहुत दूर से हमारे लिए इन सभी चीज़ों को लेके आए हैं और शायद शाम को ये वापस यहाँ से चले जाएंगे। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा ये ट्रेडर्स हैं, ये व्यापारी लोग हैं, इनको ऐसा ही करना होता है कि जहाँ पे चीज़ें बनती है ये वहाँ से उस चीज़ को लेके और जहाँ पे इन चीज़ों की बिक्री हो सकती है वहाँ पे ले जाके इनको बेच देती हैं। तो वो आपके क्या होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, ट्रेडर्स लोग होते हैं। तो उन्हीं के बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आता है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो हमें कैसे पता चला व्यापार और व्यापारियों के बारे में। तो चलो फटाफट से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बोलता है यू रीड अबाउट द नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर नंबर 8। तो ये तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड पोट्री थी ना, हमने अपने चैप्टर 8 के अंदर पढ़ी थी, आप सभी को भी याद होनी चाहिए। दिस फाइन पोट्री स्पेशली बोल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट थ्रू आउट दिस सब कॉन्टिनेंट। बताते हैं कि जो आपकी ये वाली पोट्री थी ना, और इसके साथ साथ में और इसी जैसी दिखने वाली पोट्री हमें सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे पूरे, आप जो उस टाइम का इंडिया का पार्ट था ना और उसके आसपास का पार्ट था, उसको पूरे को इंक्लूड कर लो, यहाँ पे बहुत जगह हमें देखने को मिली। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस। अब ये बताओ कि वो वहाँ कैसे पहुँची होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या बोलना चाहते हैं कि ये मानो आपकी सब कॉन्टिनेंट हो गई, कुछ ऐसा आपका पाकिस्तान भी इंक्लूड कर लिया, साथ में कश्मीर वगैरह, या इसका मतलब कि आसपास का पूरा पार्ट आपका सब कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, अब बोलते हैं कि हमें ये नॉर्थ वेस्ट आपकी जो ब्लैक पॉलिश्ड पोट्री थी ना, ये आपकी यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, यहाँ भी, यानी कि बहुत अलग अलग जगह हमें देखने को मिली। तो वो इतनी दूर दूर अपने आप से तो नहीं जा सकती, तो वो कैसे गई। तो अब हमें क्या बात बताई थी उसकी मम्मी ने कि जो हमारे व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ से चीज़ें बनती हैं वहाँ से उनको लेते हैं और जहाँ पे वो बिक सकती हैं वहाँ पे ले जाके उनको बेच देते हैं। तो वही काम यहाँ पे किसका आएगा, हमारे ट्रेडर्स का। Traders may have carried them from the place where they were made to sell them at the other places। देखा, ये लाइन आपको खुद से समझ में अब आ चुकी होगी। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। अब बताते हैं कि जो आपका साउथ इंडिया था उस टाइम पे, यानी कि आपका ये वाला पार्ट नीचे वाला इंडिया का, इस वाले पार्ट के अंदर जो फेमस चीज़ें थी वो थी आपकी बेसिकली गोल्ड, साथ में मसाले, और मसालों के अंदर बेसिकली आपका पेपर। अब बताते हैं कि यहाँ पे आपके जो कीमती स्टोन थे ना, पत्थर वगैरह, वो भी यहाँ पे मिलते थे। पेपर वॉज पार्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। और जो आपका पेपर था ना, इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू समझी जाती थी आपके रोमन एम्पायर के अंदर। अब रोमन एम्पायर मैंने आपको पिछले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ाया था और बताया था कि वो कहाँ है, उसकी लोकेशन आपकी कहाँ पड़ती है। सो मच सो दैट इज वॉज नोन एज द ब्लैक गोल्ड। और रोमन के लोग उसको क्या बोलते थे, और हमारे इंडिया के भी कुछ लोग उसको क्या बोलते थे, ब्लैक गोल्ड, यानी कि हमारा काला सोना। ठीक है, कितना अच्छा वर्ड दिया है उसको, चलो आप इसको याद कर लेना। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दिस गुड्स टू द रोम इन द शिप्स अक्रॉस द सी एंड लैंड इन कारवांस। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द साउथर्न इंडिया। कहता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने हमारे साउथ इंडिया के अंदर
बहुत सारे रोमन के गोल्ड कॉइन देखने को मिले। तो बेसिकली होता क्या था कि जो रोमन के लोग यहाँ पे आते थे, उनको जो चीज़ें यहाँ पे बेचनी होती थी उसको बेच देते थे, या फिर अगर उन्हें मतलब कि आपको मैंने बताया ना, उनको पसंद था कि हमारा ब्लैक पेपर, मतलब कि हमारा पेपर पसंद था, जिसको वो क्या बोलते थे, हमारा काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड। तो उसको वो खरीदते थे और यहाँ पे अपने रोमन के गोल्ड कॉइन हमें दे के जाते थे। इसलिए हमें यहाँ पे अपने साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन देखने को मिलती हैं। तो यही बात आपको बेसिकली यहाँ पे बताना चाहता है। और जो आपका ट्रेड था वो बेसिकली दो चीज़ों में होता था, एक तो आपका शिप्स के जरिए और दूसरा आपका कारवांस यानी कि लैंड के जरिए। ठीक है, अब आगे बोलता है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रीच्ड इंडिया। आपको लगता है कि ये कैसे हमारे भारत के अंदर जो रोम थे वो पहुंचे और क्यों पहुंचे। अब आगे आपको एक पोएम भी बताना चाहता है हमारे व्यापार से रिलेटेड। बोलता है, वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम। हमें अपनी संगम पोएम के अंदर क्या मिले, हमारे व्यापार के एविडेंस मिले। तो वो क्या एविडेंस थे, चलो एक बार उनको भी हम पढ़ लेते हैं। Here is one which describe the goods brought into पुहार, an important port on the east coast। अब कहता है कि जो आपका पुहार था ना, वो आपकी ईस्ट कोस्ट यानी कि इस वाली कोस्ट के ऊपर, आपके सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कहीं एक सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था जहाँ पे आपके जहाज आते थे, और ये आपका उसी के लिए लिखा गया है। यहाँ पे बोलता है, स्विफ्ट praising horses by sea in ships, bales of the black pepper in the carts, gems of gold born in Himalayas, sandwood born in the western hills, the pulse of the southern seas, the coals from the eastern oceans, and yield of the Ganga and crops from the Kaveri। यहाँ पे बेसिकली करना क्या चाहता है वो, इस पोएम के अंदर आप सभी को बताना चाहते हैं हमारे इंडिया की अलग अलग जगहें जहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी। तो सबसे पहले तो आपको बताता है कि जो आपकी हॉर्स वगैरह थे ना, वो शिप्स में आपके लोड होके यहाँ पे आते थे। फिर बताता है कि जो आपका ब्लैक पेपर था वो जाता था आपका मतलब कि कार्ट्स में, यानी कि आपकी जो बोगी वगैरह होती हैं उनके अंदर बेसिकली। अब आगे आपको जेम्स एंड गोल्ड के बारे में बताता है, कहता है जो आपके जेम्स एंड गोल्ड थे वो आपके हिमालय के अंदर वहाँ पे बहुत अच्छा उनका स्कोप था और वहाँ पे बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लोर किया जाता था। उसके बाद बात आती है आपके सैंडलवुड की। अब कहता है जो आपका सैंडलवुड था ना, वो आपके जो वेस्टर्न हिल्स थी, यानी कि आपका जो वेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पे जो भी आपकी हिल्स थी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको सैंडलवुड भी मिल जाता था। अब आगे बताता है कि जो आपका पल्स वगैरह थे वो आपको साउथर्न सी के अंदर मिलते थे, और जो आपके कोल्स वगैरह होते हैं वो आपको ईस्टर्न सी के अंदर मिलते थे। और कहता है कि जो आपकी गंगा नदी थी और आपकी कावेरी थी, वहाँ पर आपकी फसलें वगैरह बहुत ही अच्छी मात्रा में होती थी और बहुत अच्छी चीज़ें हमको देती थी। अब आगे बोलता है, फूड स्टफ फ्रॉम दी श्रीलंका, पोट्री फ्रॉम दी म्यांमार। और जो हमारा खाना वगैरह होता है ना, फूड वगैरह की चीज़ें, वो श्रीलंका से सबसे अच्छी वाली मिलती थी, और जो हमारी पोट्री वगैरह होती है वो हमें म्यांमार से मिलती थी। अब श्रीलंका तो आप सभी को पता है हमारे इस वाली साइड पड़ता है और म्यांमार इस वाली साइड पड़ता है। ठीक है, अब आगे बोलता है, एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स। और भी हमें इम्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बताना चाहता है। अब आप सभी को बोलता है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर मेंशन्ड, व्हाट वुड दे यूज्ड फॉर। कहते हैं कि आप इन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो भी यहाँ पे आप सभी को दिखाई थी, और आप देखो कि इनका हम किस चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे इनका हम यूज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी छोड़ो, इसको आप कर लेना, हम आगे बात करते हैं। Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took over advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from the East Africa or Arabia, they chose to the sail with the southwest monsoon, and this स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नीज। अब यहाँ पे आपको बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो भी आपके सेलर्स होते थे, यानी कि जो समुद्री जहाज़ों के अंदर बेसिकली आपका व्यापार करते थे, वो क्या करते थे कि अपने समुद्री जहाज़ को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते थे, और वो एक चीज़ का यूज़ करते थे अपने शिप्स को जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, कि वो मॉनसून की विंड्स जो होती हैं ना, हमारी मॉनसून की हवाएं, उनका वेट करते थे और उनकी डायरेक्शन में, जैसे मानो आपकी हवा इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपका जो शिप होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, उसका जो यहाँ पे होता था ना आपका उस टाइम पे कपड़ा वगैरह, वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे हो जाएगा, और आपका जो शिप है वो ऐसे जाएगा। मानो ये शिप हो गया और ये आपका ऐसे है, और इसी डायरेक्शन के अंदर आपकी क्या है, एयर है। तो इससे क्या होगा, आपके शिप को क्या मिलेगा, पीछे से प्रेशर मिलेगा, पुश मिलेगा, और आपका शिप थोड़ी और स्पीड के अंदर जाएगा और फटाफट से आपकी जो लोकेशन थी वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बात समझाना और बताना चाहता था। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बोलता है, न्यू किंगडम अलोंग दी कोस्ट, यानी कि आपके कुछ नए राज्य आपके पैदा होना स्टार्ट हो चुके थे आपकी कोस्ट के पास में। अब कोस्ट होता है जो कि आपका समुद्र से लगता हुआ एरिया होता है, यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है,
The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. Among the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपका साउथर्न इंडिया का ये पार्ट है ना, ये सारा आपका समुद्र से लगता था और सारा का सारा आपका एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन को बनाता है, जिसके अंदर आपकी हिल्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं और साथ में आपकी नदियों की वैली भी हैं। ठीक है, इसमें बताते हैं कि जो आपकी कावेरी नदी है उसको आप मैप के ऊपर खुद से ढूंढना। ठीक है, मैंने आपको बताया था बाकी हमारे चैप्टर 1 के अंदर जो आपकी कावेरी नदी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्टाइल नदी यहाँ की है। Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful। और जो भी आपके राजा वगैरह लोग होते थे ना, आपकी कोस्ट को कंट्रोल करते थे, यानी कि जो आपका पोर्ट वगैरह होता है ना, समुद्री जहाज जहाँ पे आके रुकते हैं, उसको कंट्रोल करते थे। वो सबसे अमीर और सबसे पावरफुल यहाँ पे उसको बताते हैं। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर। दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स। कहता है कि जो आपका संगम है ना, उसने एक वर्ड को बताया आपको, वो वर्ड क्या आपका मूवेंदर। इसका मतलब है आपके 3 चीफ्स, यानी कि 3 बड़े बड़े राजा। वो कौन से थे? ये आपका बेसिकली 3 रूलर्स फैमिली के लिए यूज़ होता था। आपकी वो 3 फैमिलीज थी, चोला, चेरा एंड पांड्यास। इसको आपको मैप 7 के अंदर हम बाकी दिखाने वाले हैं, इन सभी किंगडम आपकी कहाँ थी। बाकी मूवेंद्र वर्ड किसके लिए था? आपके 3 चीफ्स, 3 चीफ्स के लिए, और 3 चीफ्स आपके कौन से थे? चोला, चेरा एंड पांड्यास। हु बिकेम पावरफुल इन द साउथर्न इंडिया अराउंड 2300 ईयर एगो, जो कि आपके साउथर्न इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे आपके 2300 साल के आसपास। ईच ऑफ 3 चीफ्स हैज़ 2 सेंटर्स ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड अदर ऑन द कोस्ट ऑफ दीज 6 सिटीज़। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो भी आपके चीफ थे ना, इनकी खास बात थी, इनकी 2 कैपिटल होती थी। एक तो होती थी इनकी लैंड के अंदर, जैसे कि मानो ये हो गया आपका समुंदर, ठीक है, और ये हो गई लैंड। ये एक सारी किंगडम लगा लो आप एक राजा की। ठीक है, अब ये राजा की 2 कैपिटल होंगी, एक कैपिटल तो यहाँ पे और एक बिल्कुल समुद्र के लगती हो। ठीक है, यानी कि एक तो इंग्लैंड, एक आपकी कोस्ट के ऊपर। ठीक है, अब आगे बोलता है Of these 6 cities, 2 were very important, Puhar and Kaveripatnam, the port of the Chola and the Madurai, the capital of the Pandyas। यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपके 6 शहर थे ना, इनमें से 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो था आपका पुहार, दूसरा था आपका कावेरीपत्तनम। अब आपको बताता है कि जो आपका पोर्ट था ना, वो तो आपके चोला का था, और जो आपकी मदुरई थी वो थी आपकी कैपिटल। किसकी कैपिटल थी? वो थी आपके पांड्याज की कैपिटल। ठीक है, अब ये आपका डाटा है, इसको आपको याद रखना होगा। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। कहते हैं कि जो आपके ये वाले राजा थे ना, वो लोगों से डायरेक्टली टैक्स नहीं लेते थे, ना ही कोई रेगुलर टैक्स लेते थे। वो क्या लेते थे? लोगों से गिफ्ट लेते थे, और साथ में कोई ट्रिब्यूट वगैरह की क्या करते थे? डिमांड करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशन एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज। और क्या कहता है कि वो अपनी मिलिट्री को लेके आसपास के एरिया के ऊपर एक्सपेडिशन यानी कि अटैक वगैरह भी करते थे, और वहाँ से जो भी उनको ट्रिब्यूट वगैरह मिलता था उसको लेके आते थे। They kept some of the wealth and distribute the rest among their supporters। कहता है कि जो भी वो लेके आते थे या फिर जो भी उनको ट्रिब्यूट के रूप में, गिफ्ट के रूप में मिलता था, उसमें से कुछ तो अपने पास रखते थे, बाकी को दान कर देते थे और ऐसे ही बांट देते थे। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोइट। किन में बांटते थे? अपने फैमिली मेंबर्स में, सोल्जर्स में, और आपके जो उसके पोइट वगैरह हो गए उनमें। अब आगे बोलता है मैनी पोइट्स हु कंपोज्ड आर फाउंड इन दी Sangham collection, composed poem in the praise of chief who often rewarded them with the precious stones of gold, horses, elephant, chariots and fine clothes। अब कहता है कि जो भी पॉइंट राजा के मतलब कि फ्रेज के अंदर, यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए और उसकी प्रशंसा करने के लिए कुछ अच्छी बातें लिख के उसको बताता था, तो राजा उससे बहुत खुश होता था और उसको बदले में क्या देता था? कुछ कीमती पत्थर वगैरह, यानी कि स्टोन्स, साथ में आपके गोल्ड हो गया, या फिर हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, आपका कोई रथ वगैरह हो गया, या फिर कोई अच्छे कपड़े हो गए। Around 200 years later, a dynasty known as the Satavahanas became powerful in the Western India। कहता है कि उसके 200 साल के बाद क्या हुआ? एक सातवाहनास नाम की आपकी डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई आपके वेस्टर्न इंडिया के अंदर, जो कि आप अपने मैप नंबर 7 के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहनास वॉज द गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। अब कहता है कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था ना आपकी सातवाहनास का, उसका नाम था आपका गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बलशरी। ही एंड अदर सातवाहनास रूलर वर नोन एज द लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। अब यहाँ पे बोलता है आप सभी को कि भाई जो भी हमें अपने
के बारे में पता चला ना, गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी के बारे में, वो इसकी मदर के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला है। वो इंस्क्रिप्शन हमें बताता है, उसका नाम है यहाँ पे गौतमी बलशरी। उसके बाद बोलता है कि जो आपके और भी सातवाहनाज के रूलर थे ना, उनको आपका लॉर्ड कहा जाता था। लॉर्ड यानी कि राजा, बहुत मतलब कि लॉर्ड लगा लो आप, मतलब कि मालिक लगा लो एक तरीके से, ठीक है। किसका राजा? दक्षिणापथ का। अब दक्षिणापथ का लिटरली मतलब होता है द रूट लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम ऑफ द एंटायर साउथ रीजन। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड द साउथर्न कोस्ट। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि दक्षिणापथ उसका यूज होता है। दक्षिणापथ का अगर हम आपसे मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि भाई हमारा वो वाला रास्ता जो हमारा साउथ इंडिया की तरफ जाता है। और इसका वर्ड का यूज़ बेसिकली पूरे साउथ इंडिया के लिए ही कुछ टाइम के बाद किया जाने लगा। और जो आपके राजा थे उन्होंने ईस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर और साउथ कोस्ट के पास अपनी आर्मीज़ को भेजा वहाँ पे अटैक करने के लिए और उसको अपने अंडर में करने के लिए। वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल दी कोस्ट? आपको क्या लगता है कि ये कोस्ट को कंट्रोल करना क्यों चाहते थे? अब मैंने आप सभी को बताया ना, जो भी आपके जहाज वगैरह आएंगे व्यापार के लिए वो सभी आपके कोस्ट के ऊपर आएंगे। तो अगर वो कोई भी कोस्ट को कंट्रोल कर लेगा तो पावरफुल हो जाएगा और अमीर भी हो जाएगा। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आती है द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब आपके सिल्क रूट की आपको बहुत मजेदार स्टोरी यहाँ पे बताने वाला है। तो चलो एक बार मैं इसको स्टडी करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। द रिच ग्लोसी कलर्स ऑफ द सिल्क एज वेल एज its smooth texture make it highly valued fabric in most societies. Making silk is a complicated process. Raw silk has to be extracted from the cocoons of the silkworm, spun into the thread and then wove into the clothes. Techniques for making silk were first invented in China around 7,000 years ago, while the methods remained a closely guarded secret for thousands of years. Some of the people from China who wanted to distance land on foot, horseback and the camels carried silk with them. The paths they followed came to be known as the Silk Route. अब बच्चों यहाँ पे आपको सिल्क रूट को पूरा डिफाइन करता है और उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताता है। कहता है कि जो आपका सिल्क होता है वो बहुत अच्छा होता है दिखने में, उसका टेक्सचर भी अच्छा होता है और थोड़ा स्मूथ टाइप आपका होता है, जिसको जो कि आपका उस टाइम के ऊपर एक थोड़े टाइम के बाद फैशन बन गया था और लोगों को सोसाइटी के अंदर उसको पहनना बहुत अच्छा लगता था। अब बताता है कि आपके सिल्क को बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। आपका जो कच्चा सिल्क होता है वो कैसे बनते हैं, जो आपके कुकून्स होते हैं ना, वहाँ से आपके सिल्क को लेके उसको क्या किया जाता है, उसको फिर बाद में धागा बनाया जाता है और फिर धागे से बाद में आपका सिल्क का कपड़ा बनता है। जो आपका सिल्क बनाने की टेक्निक थी ना, वो स्टार्टिंग में आपके चाइना के अंदर डेवलप हुई थी आपके 7,000 साल के आसपास। और कहता है कि उन्होंने उसको सीक्रेट बना के रखा बहुत ज़्यादा टाइम तक, और फिर बाद में क्या हुआ, उसका सीक्रेट बाद में रिवील तो होना ही था, वो तो हो गया। और कहता है कि चाइना के लोग क्या करते थे, उसको अपने बहुत दूर दूर लेके जाते थे, या तो वो पैदल या फिर किसी हॉर्स के पीछे रख के, या फिर वो अपने किसी कैमल्स वगैरह के साथ में उसको लेके जाते थे और उसको दूर दूर तक बेच के आते थे। और जो भी रास्ता उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर फॉलो किया था अपने कैमल्स के साथ में या फिर पैदल किया था, उस सभी को हम क्या बोलते हैं, अपना सिल्क रूट, यानी कि हमारे सिल्क का रास्ता। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमें बोलता है समटाइम्स चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट ऑफ द सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। और कुछ बार क्या होता था, जो आपके चाइना के राजा होते थे वो आपके ईरान के राजाओं के लिए और वेस्ट एशिया के राजाओं के लिए और आगे के राजाओं के लिए क्या भेजते थे, गिफ्ट भेजते थे। किसको? एज अ सिल्क, मतलब कि सिल्क के जो कपड़े होते थे उनको एज अ गिफ्ट उनको देते थे। द नॉलेज ऑफ द सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट अबाउट 2000 ईयर एगो। वेयरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमोंग द रूलर्स एंड रिच पर्सन इन रोम। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जब आपके 2000 साल के आसपास क्या होता है कि जो आपके रोम के अंदर लोग रहते थे और उसके आसपास रहते थे, उनके अंदर फैशन हो जाता है। और जो भी वहाँ पे अमीर लोग थे और जो आपके राजा लोग थे उनके अंदर यानी कि फैशन आ जाता है कि हमें तो भाई सिल्क का कपड़ा पहनना है। ठीक है, It was very expensive as it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and desert। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था कि भाई इतनी दूर जाके हम चाइना से उसको लेके आएंगे, हमारे रास्ते में डेजर्ट आते हैं, माउंटेन आते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये चीज़ पड़ती थी। पीपल लिविंग अलोंग द रूट अदर डिमांडिंग पेमेंट्स फॉर अलोइंग ट्रेड टू पास थ्रू। और जो भी लोग उस रूट पे रहते थे ना, यानी कि जिसकी किंगडम के अंदर से वो रूट होके जाता था, वो भी डिमांड करने लगे अब टैक्स की कि भाई जो भी यहाँ से सिल्क लेके जाएगा या फिर कोई भी चीज़ लेके जाएगा तो हमको उसको टैक्स देना, उसको हमें टैक्स देना होगा। ठीक है, अब उसके लिए बोलता है लुक एट मैप 6 विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेज। सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। कहता है कि जो आपका मैप नंबर 6 है वो आपको कुछ ब्रांचेस दिखाएगा आपके सिल्क रूट की
तो आप एक बार उसको जाके चेक कर लेना, मैंने आपको पीछे बता रखा है। और ठीक है, तो बहुत सारे राजाओं ने कोशिश की उसके ऊपर कब्जा करने की, उसके कुछ पोर्शन को अपने अंदर लेने की, ताकि वो क्या कर सके, उनसे टैक्स बाद में ले सके। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम टैक्स, ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट दैट वर ब्राउट बाई ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। यानी कि जो भी वहाँ से व्यापारी जाए उससे वो ट्रिब्यूट या गिफ्ट कुछ ना कुछ तो वहाँ से ले सके। इन रिटर्न दे ऑफ्टन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक बाय रोबर्स। और बदले में वो क्या देते थे, यानी कि जो भी व्यापारी यहाँ से जाएगा उसको प्रोटेक्शन देंगे हम, कि उसके ऊपर कोई भी भाई डाकू वगैरह हमला ना करे। तो ये बात उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन होता था और इसी बात का वो टैक्स पे करते थे। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते। आगे बोलता है द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वर द कुशानाज हु रूल्ड ओवर द सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर एगो। कहता है कि जिसने आपके सिल्क रूट के ऊपर कब्जा किया उनमें से आपका जो राजा है ना, टॉप का राजा, उसके अंदर आपका आता है कुशानाज, जिसने आपके सेंट्रल एशिया के ऊपर राज किया। और कब किया, आपके थोड़े नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर भी राज किया, और कब किया, आपके 2000 साल के आसपास। अब बताता है देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर दी पेशावर एंड मथुरा। इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट पावर सेंटर थे, एक तो था आपका मथुरा, दूसरा था आपका पेशावर। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। और जो आपका तक्षशिला मैंने आपको बताया था ना, आपका ऊपर की साइड, वो भी किसके अंदर इंक्लूड था, आपकी इसी की किंगडम के अंदर इंक्लूड था। अब आगे बोलता है During their rule, a branch of the Silk Route extended from the Central Asia down to the seaport of the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. The Kushana were among the earliest ruler of the subcontinent to issue gold coin. These were used by the traders also of the Silk Route. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि बाद में क्या किया। जो आपका सिल्क रूट था ना, जहाँ आपकी इंदस रिवर का माउथ आता है, अब आपकी इंदस रिवर ऐसे आती है, ठीक है, जहाँ इसका माउथ आता है ना, वहाँ से क्या किया जाने लगा, सीधा समुद्री जहाज़ों के अंदर अपना उसको लोड कर देते थे और वो सीधा कहाँ जाते थे, फिर आपके रोम के अंदर जाते थे। तो इससे जो बीच में आपके यहाँ पे ये आपके देश बच गए और आपके जो किंगडम्स बच गई, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता होगा, इसलिए वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर चुके थे। और बताता है कि जो आपका कुशाना का रूलर था ना, उसने आपका फर्स्ट टाइम क्या किया, आपका गोल्ड कॉइन यहाँ पे अपना अप्लाई कर दिया। और जो कि आपके ट्रेडर भी यूज़ करते थे, जो कि आपके सिल्क रूट से यहाँ पे लेके जाते थे, उनको क्या होना था कि वो सिल्क उसी गोल्ड कॉइन का यूज़ करेंगे और उसी को वहाँ पे देंगे। तो यहाँ से क्या कर दिया, जो आपका कुशाना का रूलर था उसने अपना गोल्ड कॉइन यहाँ पे इशू कर दिया। अब आगे बोलता है वाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू यूज़ कार्ड्स अलोंग द सिल्क रूट। आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट होगी अगर आप अपनी कोई बोगी वगैरह अपने सिल्क रूट पे लेके जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे आपके डाकू का खतरा, दूसरी बात आपको टैक्स देना होगा, और तीसरी बात मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके रास्ते बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, कहीं पहाड़ आएगा, कहीं कुछ आएगा, तो आपकी बोगी को चलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे बोलता है सिल्क वॉज ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाय सी, ट्रेस द रूट ऑन मैप नंबर 6। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एडवांटेज एंड प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टिंग सिल्क बाय सी। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि जो आपका चाइना था ना, वहाँ से भी डायरेक्टली आपके सिल्क को शिप्स के अंदर लोड करके भेजा जाता था, जैसा कि आप अपने मैप नंबर 6 के अंदर जाके देख सकते हैं। और बताता है कि जो भी आपका सिल्क वहाँ से ऐसे जाता था, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती होगी और क्या उसके फ़ायदे होंगे, तो इसको आप मेरे को खुद बताना नीचे कमेंट करके। अब आगे बोलता है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि आपका जो बुद्धिज़्म था वो कैसे फैला और कैसे फला फूला। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज द कनिष्का हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर एगो। कहता है कि जो आपका कुशाना का सबसे फेमस रूलर था ना, उसका नाम था कनिष्का, और उसने 1900 साल के आसपास क्या किया, राज किया। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मीट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। कहता है उसने एक बुद्धा की काउंसिल बना दी, जहाँ पे जो आपके स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे, वो बैठ के मीटिंग कर सकते थे। अश्वघोषा अ पोइट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा द बुद्ध चरिता लिव्ड इन हिज कोर्ट। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत। कहता है कि जो आपका अश्वघोषा था ना, वो एक पोइट था जिसने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम क्या है आपका बुद्ध चरिता, जो कि आपके इसी के कोर्ट के अंदर रहता था। और कहता है कि जो आपके अश्वघोषा था और भी बुद्धा के आपके स्कॉलर्स थे, उन्होंने अब संस्कृत भाषा के अंदर लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज द महायाना बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। अब आपके एक बुद्धा की नई फॉर्म आ चुकी थी, यानी कि नया तरीका आ चुका था, जिसको बोलते हैं हम महायाना बुद्धिज्म। अब वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था। दिस हैज़ two distinct features. Earlier, the Buddha presence was shown in this sculpture using the certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by the sculpture of the people tree.
अब यहाँ पे बताता है कि जो आपके बुद्धा थे ना, पहले तो उसके स्कल्पचर बनाए जाते थे, यानी कि कोई पीपल का ट्री बना दिया और कह दिया कि भाई ये बुद्धा का शाइन है। यहाँ पे आपके बुद्धा को इनलाइटमेंट मिली थी। अब आगे बोलता है नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड। अब क्या होने लगा, जो आपका महायान आ गया तो आपके स्टैचू बुद्धा के बनने स्टार्ट हो गए। मैनी ऑफ दिस वर मेड इन द मथुरा विच वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। कहता है कि मेनली आपके तक्षशिला और मथुरा के अंदर ये स्टैचूज बनना स्टार्ट हो चुके थे। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप सभी को एक स्कल्पचर दिखाता है और बताता है, द स्कल्पचर ऑफ द स्तूपा एट सांची, लुक एट द ट्रीज एंड एम्प्टी सीट बिलो इट, स्कल्पचर कार्व्ड दिस टू इंडिकेट दैट द बुद्धा हैड अटेन एनलाइटमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर द ट्री। अब आपके स्कल्पचर कुछ इस टाइप की होते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका ट्री है, इसके नीचे जो आपकी शीट है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा है। तो आपकी ये इस चीज़ को दिखाती है कि जो आपका बुद्धा था उसको इस पेड़ के नीचे क्या मिली थी, इनलाइटमेंट मिली थी। और ये बाकी जो आपके यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और उनको भी यहाँ पे दिखा रहा है आपके स्कल्पचर के अंदर। तो आपके स्कल्पचर कुछ इस टाइप के होते हैं और आपको स्टैचू का तो पता ही है वो आपका कैसा होता है। ठीक है, तो यार आज के पार्ट के अंदर इतना ही। आप सभी के लिए अगले पार्ट की वीडियो भी जल्द ही लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में वीडियो को दोस्तों का साथ में जरूर से शेयर कर देना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।